तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज की लाइव क्लास में, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज के टॉप 9 क्वेश्चंस करंट अफेयर के। जहाँ पर पहले क्वेश्चन के साथ में हम आज की लाइव क्लास की शुरुआत करें, इसके पहले नए जुड़े लोगों के लिए दो इन्फॉर्मेशन है। पहली इन्फॉर्मेशन ये कि जब भी आपको आंसर करना है क्वेश्चन का, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करना है, यानी कि आपको एक लिख करके फिर ABCD टाइप करना होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब मैं आपको चौथा विकल्प पढ़ने के बाद में 10 सेकंड का समय दे देता हूँ, तो आप उसी 10 सेकंड के बीच में अपने आंसर्स को टाइप कीजिएगा। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ में हम आज की लाइव क्लास की शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू UPSC प्राइम टाइम। भारत ने इस वर्ष अपना कौन सा कारगिल विजय दिवस मनाया? ठीक है, तो दोस्तों भारत हर साल कारगिल विजय दिवस पाकिस्तान पर जीत के उपलक्ष्य में मनाता है। आपको बताना है कि इस वर्ष कौन सा विजय दिवस है जो मनाया गया है। ऑप्शन ए है 20वां, ऑप्शन ए है 20वां, ऑप्शन बी है 21वां, ऑप्शन सी है 22वां या फिर ऑप्शन डी है 23वां। तो एक लिख करके फिर ABCD टाइप करके मुझे बताइए कि भारत ने इस वर्ष अपना कौन सा विजय दिवस मनाया है। ऑप्शन ए है 20वां, ऑप्शन बी है 21वां, ऑप्शन सी है 22वां या फिर ऑप्शन डी है 23वां। तो एक लिख करके फटाफट ABCD टाइप कर दीजिए और मुझे बताइए पहले प्रश्न का सही जवाब क्या है। आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है, तो फटाफट मुझे टाइप करके बता दीजिए कि हमारे आज के पहले प्रश्न का सही जवाब क्या है। भारत ने इस वर्ष अपना कौन सा विजय दिवस मनाया है? वो 20वां है, 21वां है, 22वां है या फिर 23वां है? तो फटाफट मुझे टाइप करके बता दीजिए कि हमारे आज के पहले प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ से आज के अपने पहले प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं। तो हमारे पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 21वां। भारत ने इस वर्ष अपना 21वां विजय दिवस मनाया है और इस 21वें विजय दिवस के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए तमाम सारी चीज़ों पर अपने विचार रखे हुए हैं। और भारतीय प्रधानमंत्री ने ही अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में हुई, यानी कि जो इंडिया और अमेरिका है इनके बीच में हुई इंडिया आइडिया समिट को संबोधित किया हुआ था। और जो G20 देशों के डिजिटल मंत्रियों की बैठक हुई थी, इससे अभी हाल ही में रविशंकर प्रसाद जी ने संबोधित किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न को। तो हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, चीनी ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी अलीबाबा के संस्थापक कौन है? तो आपको बताना है कि जो चीन की ऑनलाइन व्यापार करने वाली कंपनी है अलीबाबा, इसके संस्थापक कौन है। ऑप्शन ए है जैक होप्स, ऑप्शन बी है तिन सू लियन, ऑप्शन सी है जैक मो और ऑप्शन डी है ओबर्ट जॉब्स। तो चीनी ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी अलीबाबा के संस्थापक कौन है, आपको ये बताना है। यहाँ पर जैक होप्स हैं, तिन सू लियन हैं, जैक मा है या फिर ओबर्ट जॉब्स हैं। तो दो लिख करके फिर ABCD टाइप करके मुझे बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। आपके पास में 10 सेकंड का टाइम है, मुझे फटाफट आंसर कमेंट कर दीजिए। चीनी ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी के संस्थापक कौन है, जो अलीबाबा है इसके संस्थापक कौन है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ से आज के अपने दूसरे प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो चीनी ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी अलीबाबा है, इसके संस्थापक हैं जैक मा। और जो दुनिया की टॉप कंपनीज हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग की, उनमें इनको शुमार किया जाता है। इसके अलावा जो अमेजन है, अमेजन दुनिया के शीर्ष ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हम आज के अपने इस दूसरे प्रश्न से जुड़ी हुई कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये कंपनी है चीन की। तो जो चीन की कंपनी है, चीन ने अभी हाल ही में अपना मंगल मिशन लॉन्च किया, जिसका नाम इन्होंने रखा है तियानवेन फर्स्ट। ठीक है, इसके अलावा जो अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनियों में हम बात चल रही है पर, तो एक भारत की कंपनी है जिसका नाम है RIL, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। और ये क्या हो गई, अभी हाल ही में इसने अमेरिका की कंपनी जो है आरामी बील, इसको पछाड़ करके क्या किया हुआ है, नंबर 2 की ये ऑनलाइन एनर्जी ये दुनिया की दूसरी जो है ऊर्जा कंपनी बन गई है। तो ये दुनिया की दूसरी ऊर्जा कंपनी बन गई है RIL, इसने अमेरिका की कंपनी जो है उसको पछाड़ दिया है। और अब दुनिया में केवल जो सऊदी अरामेको है यही आगे है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड से, जो दुनिया की शीर्ष ऊर्जा कंपनी है। बढ़ते हैं यहाँ से हम आज के अपने तीसरे प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न क्या है। तो हमारा इस तीसरा प्रश्न है कि इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना रखा गया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य का तात्पर्य है MSP, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो आपको बताना है इस साल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना था। 1725 रुपये, 1825 रुपये, 1925 रुपये या फिर 2000 रुपये। तो तीसरा हमारा प्रश्न है कि इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना रखा गया था। वो हमारा था 1725, वो हमारा था 1825, 1925 या फिर 2000 रुपये। तो फटाफट ABCD टाइप करके मुझे तीसरे प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए कि इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना था। ए है 1725, बी है 1825, सी है 1925 या फिर डी है 2000 रुपये। तो चलिए आज के हम अपने तीसरे प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं। तो हमारा आज का जो तीसरा प्रश्न है वो है कि इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना था। तो इस वर्ष हमारा गेहूं का जो समर्थन मूल्य था वो है 1925 रुपये। तो इस साल जो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो था 1925 रुपये। इसलिए तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1925। बढ़ते हैं यहाँ से हम आज के अपने चौथे प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न क्या है।
तो दोस्तों एक बैंक है जिसने अपने पेंशन ग्राहकों के लिए, जिसके करीब 50 लाख से भी ज़्यादा पेंशन ग्राहक हैं, इनके लिए एक क्लिक पर जानकारी मुहैया कराने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। आपको बताना ये कौन सा बैंक है। ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी है बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है ओवरसीज बैंक और ऑप्शन डी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो मुझे बताइए कि कौन सा वो बैंक है जिसने अपने 50 लाख से ज़्यादा पेंशन ग्राहकों के लिए एक क्लिक पर सभी जानकारियां मुहैया कराने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। वो एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक है, बीओआई यानी कि बैंक ऑफ इंडिया है, आईओबी यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक है, या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। तो फटाफट मुझे 4 लिख करके एबीसी टाइप कर दीजिए और मुझे बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम आज के अपने चौथे प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं, क्योंकि 10 सेकंड का समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो हमारा ये प्रश्न था कि कौन सा बैंक है जिसने हाल ही में क्या किया हुआ है, अपने पेंशन ग्राहकों के लिए एक क्लिक पर जानकारी मुहैया कराने के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। तो ये है हमारा भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई। एसबीआई ने क्या किया हुआ है, अपने 50 लाख से ज़्यादा ग्राहकों के लिए अभी हाल ही में एक क्लिक पर अब उनकी जानकारी मुहैया कराने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। इसके अलावा आरबीआई के हमारे गवर्नर कौन है, वो हैं शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास जी ने कहा है कि मार्च 2020 में जो भारत का एनपीए था 8.5%, ये बढ़ करके इस वित्त वर्ष के अंत तक 14.7% हो सकता है। एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसमें वो धन होता है बैंकों का जो ऋण के रूप में चला जाता है और वापस से वहां से कोई भी देनदारी प्राप्त नहीं हो रही होती है। बढ़ते हैं यहाँ से आज के हम अपने पांचवें प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। हमारा आज का पांचवा प्रश्न क्या है, आपको बताना है भारत में इनकम टैक्स का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में इनकम टैक्स का जनक किसे कहा जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए जेम्स फॉकनर, ऑप्शन बी है जेम्स विल्सन, ऑप्शन सी है जेम्स रिच और ऑप्शन डी है हेनरी शो। तो 5 लिख करके एबीसीडी टाइप कर दीजिए और बताइए भारत में इनकम टैक्स का जनक किसे कहा जाता है। जेम्स फॉकनर को कहा जाता है, जेम्स विल्सन को कहा जाता है, जेम्स रिच को कहा जाता है, या फिर हेनरी शो को कहा जाता है। तो 5 लिख करके एबीसीडी टाइप कर दीजिए और मुझे बताइए पांचवें प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो ये एक ब्रिटिश व्यक्ति थे जिनको भारत में इनकम टैक्स और वाणिज्य के संबंधी जो चीज़ें हैं इनका जनक कहा जाता है। पांचवें प्रश्न का चलिए हम यहाँ से सही जवाब देख लेते हैं। तो हमारे आज के पांचवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जेम्स विल्सन। इनको भारत में इनकम टैक्स का जनक कहा जाता है, जेम्स विल्सन को। तो पांचवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जेम्स विल्सन, इन्हें भारत में इनकम टैक्स का जनक कहा जाता है। बढ़ते हैं यहाँ से हम आज के अपने छठे प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। हमारा छठा प्रश्न क्या है, छठा प्रश्न भी इनकम टैक्स से रिलेटेड है। आपको बताना है भारत में इनकम टैक्स व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन ए है 24 जुलाई 1760 को, ऑप्शन बी है 24 जुलाई 1758 को, ऑप्शन सी है 24 जुलाई 1860 को और ऑप्शन डी है हमारा 24 जुलाई 1960 को। तो फटाफट से लिख करके एबीसीडी टाइप कर दीजिए। जेम्स विल्सन को भारत में जो है इनकम टैक्स व्यवस्था का जनक कहा जाता है। आप बताइए जो भारत में इनकम टैक्स की व्यवस्था है ये कब से शुरू हुई थी। भारत की वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं वो कौन है, वो है हमारी निर्मला सीतारमण जी। तो फटाफट मुझे बता दीजिए इनकम टैक्स व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी। 24 जुलाई 1760, 24 जुलाई 1758, 24 जुलाई 1860 या फिर 24 जुलाई 1960। तो चलिए यहाँ से हम आज के अपने छठे प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं। तो हमारा आज का छठा प्रश्न था कि भारत में इनकम टैक्स व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी। तो जेम्स विल्सन के नेतृत्व में भारत में 24 जुलाई 1860 को इनकम टैक्स व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। इसीलिए इस छठे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 24 जुलाई 1860। बढ़ते हैं यहाँ से हम आज के अपने सातवें प्रश्न की तरफ देख लेते हैं। हमारा आज का सातवां प्रश्न क्या है, आपको बताना है साल के पहले अटलांटिक तूफान को क्या नाम दिया गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। आप बताइए साल का जो पहला अटलांटिक तूफान है इसको क्या नाम दिया गया है। इसने मैक्सिको और अमेरिका को हिट किया हुआ है। ऑप्शन ए है अन्ना, ऑप्शन बी है लफानी, ऑप्शन सी है अम्फान और ऑप्शन डी है हन्ना। तो फटाफट मुझे बता दीजिए कि साल के पहले अटलांटिक तूफान को क्या नाम दिया गया है। अन्ना दिया गया है, लफानी दिया गया है, अम्फान दिया गया है या फिर हन्ना दिया गया है। तो फटाफट साथ लिख करके एबीसीडी टाइप कर दीजिए और मुझे बताइए आज के हमारे सातवें प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो जो साल का पहला अटलांटिक तूफान है, ये हमारा जो आज का सातवां प्रश्न था कि साल का पहला अटलांटिक तूफान है इसका नाम क्या है। तो जो साल का पहला अटलांटिक तूफान है जिसने अमेरिका और मैक्सिको को हिट किया हुआ है, इस तूफान का नाम है हन्ना। तो सातवें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी हन्ना, इसने अमेरिका और मैक्सिको को हिट किया हुआ है। और अमेरिका ने भी हाल ही में क्या किया है, जो चीन का ह्यूस्टन में दूतावास था, वाणिज्यिक दूतावास, उसको बंद करने के लिए कहा है। और इसी के जवाब में चीन ने भी जो चेंगदू में दूतावास है अमेरिका का, इसे बंद करने के लिए कहा हुआ है। चीन का जो मंगल मिशन लॉन्च हुआ है उसका नाम है तियानवेन फर्स्ट। और यूएई ने भी अपना जापान से मंगल मिशन लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम उन्होंने रखा है होप। भारत के मंगल मिशन का नाम था भारत ने मंगल मिशन का नाम रखा हुआ था मॉम। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। आपको बताना है कांजीरंगा उद्यान कहाँ पर है, क्योंकि हाल ही में अभी वहां पर बाढ़ आई हुई है और उस बाढ़ के कारण क्या हुआ है 189 एक दुर्लभ किस्म के गंडे के साथ में क्या हुआ है 189 यानी कि 189 जो पशु हैं उनकी मृत्यु हो गई है। आपको बताना है वो कांजीरंगा उद्यान कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है, असम में है, तमिलनाडु में है या फिर उत्तराखंड में। तो फटाफट जो है हमारा 8 लिख
करके ABCD टाइप कर दीजिए और मुझे बताइए कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है। वो छत्तीसगढ़ में है, असम में है, तमिलनाडु में है या फिर उत्तराखंड में। तो फटाफट 8 लिख करके ABCD टाइप कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम आज के अपने 8वें प्रश्न का सही जवाब देख लेते हैं। तो मैंने आपसे पूछा था कि कांजीरंगा उद्यान कहाँ पर है, तो जो कांजीरंगा उद्यान है ये है असम में, और असम हाल ही में बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ऐसे में जो कांजीरंगा उद्यान है, जो एक सींग वाले गंडे के लिए जाना जाता है, यहाँ पर क्या हुई है, 189 पशुओं की मृत्यु हो गई है, इसी कारण ये चर्चा में आ गया है। छत्तीसगढ़ से यहाँ पर एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। तो जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, अभी हाल ही में इसने क्या किया हुआ है, इसने 2 योजनाएं लॉन्च की। एक तो इसने लॉन्च किया हुआ है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इसके अलावा इसने एक योजना लॉन्च की जिसका नाम है गोधन न्याय योजना। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना लॉन्च की हुई है, और इसमें क्या हुआ है, इसी गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये किलो गोबर खरीदा जा रहा है और उसे फिर 8 रुपये किलो बेचा जाएगा। और छत्तीसगढ़ के ही यहीं पर छत्तीसगढ़ के जसपुर में अभी भारत का दूसरा सर्प विष संग्रहण केंद्र बनना है। ये एक महत्वपूर्ण खबर है। छत्तीसगढ़ से 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, जिसमें एक गोधन न्याय योजना, इसके बाद में छत्तीसगढ़ के जसपुर में क्या हो रहा है कि एक सर्प विष संग्रहण केंद्र बनना है, और इस सर्प विष संग्रहण केंद्र में क्या होगा, ये भारत का दूसरा सर्प विष संग्रहण केंद्र है। भारत का जो पहला सर्प विष संग्रहण केंद्र था वो था हमारा तमिलनाडु के चेन्नई में। ठीक है, इसके अलावा ये चीजें हैं जो आपको यहाँ से याद रखनी है। तो छत्तीसगढ़ काजीरंगा उद्यान है आसाम में, और छत्तीसगढ़ क्यों चर्चा में था ये चीज भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी हुई है। बढ़ते हैं यहाँ से हम आज के अपने 9वें प्रश्न की तरफ। आपको बताना है कोविड-19 वायरस की जांच के लिए देश में प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ी लैब का उद्घाटन कहां पर किया है, दिल्ली में, नोएडा में, गुरुग्राम में या फिर चेन्नई में। तो 9 लिख करके ABCD टाइप कर दीजिए और मुझे बताइए कि 9वें प्रश्न का सही जवाब क्या है। कोविड-19 वायरस की जांच के लिए देश में कहां पर सबसे बड़ी लैब जो है, देश की सबसे बड़ी लैब है, उसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। दिल्ली में किया गया, नोएडा में किया गया, गुरुग्राम में किया गया या फिर चेन्नई में किया गया है। भारत का जो स्वदेशी टीका है कोविड-19 का, इसका ट्रायल अभी शुरू हो गया। कहां पर, दिल्ली एम्स में इसका ट्रायल शुरू हो गया। इसके अलावा जो SII है, यानी कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसने इसका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसके साथ में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में, जो वैक्सीन के तीसरे चरण में पहुंच चुकी है। ब्रिटेन की ये यूनिवर्सिटी है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है भारत में वैक्सीन बनाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर आप बात करें, हम अभी असम की बात कर रहे थे, तो वहीं पास में है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की जो दार्जिलिंग टी थी उसको क्या हुआ था, GI टैग मिला हुआ था। और वहीं अभी हाल ही में जो वहाँ की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी अमला शंकर, उनका 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र में लोनार झील थी बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट की, वो हैलो आर्चिया जीवाणु के कारण क्या हो गई है, गुलाबी हो गई है। तो जितनी खबरें मुझे करंट अफेयर्स की जो भी चीज़ें मुझे याद आती जा रही हैं, वो चीज़ें भी मैं आपको साथ में बताता चला गया था। तो आज के हम 9वें और अंतिम प्रश्न का सही जवाब यहाँ से देख लेते। तो हमारे आज के 9वें और अंतिम प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नोएडा में। तो जो कोविड-19 वायरस है, इसकी जांच के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोएडा में क्या किया हुआ है, अभी देश की सबसे बड़ी जो लैब है उसका उद्घाटन किया हुआ है वर्चुअल तरीके से। G20 देशों की जो वर्चुअल मंत्रियों की बैठक थी, उसमें भारत की ओर से जो IT मंत्री थे रविशंकर प्रसाद, इन्होंने हिस्सा लिया हुआ था। और जो इस साल भारत में होने वाला IPL है वो कहाँ पर खेला जाएगा, वो खेला जाएगा UAE में। ठीक है, तो खेलों की अगर बात यहाँ पर आ गई, आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं बेन स्टोक्स, ये जेसन होल्डर जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे, उनको पछाड़कर दुनिया के शीर्ष ऑलराउंडर बन गए हैं। तो ये थी कुछ आज की करंट अफेयर्स की खबरें और कुछ रिवीजन्स जो पुरानी खबरों से मुझे जहाँ तक याद आ रहा था, मैंने आपको वो चीज़ें बता दी हुई हैं। तो उम्मीद है आज की क्लास से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और काफ़ी ज़्यादा आप खुश हुए होंगे आज की करंट अफेयर की क्लास को देख करके। तो क्लास अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें, इससे हमारा मनोबल बना रहेगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, कुछ और लोगों को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होंगे तो हम सबको क्वेश्चन हल करने में, प्रैक्टिस करने में और भी ज़्यादा मजा आएगा। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्लास को ज्वाइन कर लें। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का, क्लास का, वहाँ पर सारी चीज़ें और अवेलेबल हैं, वहाँ से जा करके आप बाकी जगहों से जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आज की लाइव क्लास से जुड़ने के लिए। थैंक यू।